अब देखिए होता क्या है कि जब ब्रिटिशर्स का इंडिया से जाने का टाइम आता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 जून 1947 को एक माउंटबेटन प्लान लेके आती है, जिसमें यह था कि ब्रिटिश इंडिया को रिलीजियस डेमोग्राफी यानी कि हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से 2 देशों में बांट दिया जाएगा। और ये जो प्लान था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि ब्रिटिश इंडिया को ही बांटा जाएगा। ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी ये इसमें इंक्लूडेड नहीं थी। इस प्लान में यह कहा गया था कि जो प्रिंसली स्टेट है उनकी मर्जी है, वो इंडिया के साथ रहना चाहे तो इंडिया के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ रहना चाहे तो पाकिस्तान के साथ रहें, या फिर उनका अगर मन है कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं तो इंडिपेंडेंट रह सकती है। तो उस टाइम पे ऐसे एरिया वाइज पॉपुलेशन रहती थी। डार्क ग्रीन वाला जो एरिया आप देख रहे हैं इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो मेजॉरिटी में थी। तो ये जो माउंटबेटन प्लान था इसको 18 जुलाई 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के नाम से लागू करके बंटवारा शुरू कर दिया जाता है, जिसमें बंगाल के 2 हिस्से होते हैं। ईस्ट बंगाल जो था वो पाकिस्तान के पास गया, फिर पंजाब के 2 हिस्से होते हैं जिसमें वेस्ट पंजाब जो था वो पाकिस्तान के पास गया, सिंध और ये जो पूरा बलूचिस्तान प्रोविंस है ये पाकिस्तान के पास गया, और बाकी जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था वो सारा का सारा इंडिया के पास गया। और फिर इसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद होता है। ये जो एरिया था इस तरीके से बांटा गया था। ये जो खाली पार्ट आपको दिख रहा है ये सारे प्रिंसली स्टेट थे, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे यहाँ पे। अब ये जो प्रिंसली स्टेट थे इनको इंडिया की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पाकिस्तान की तरफ से जिन्ना अपने अपने खेमे में जोड़ने के लिए ट्राई करना स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के पास ये सारे प्रिंसली स्टेट्स आ जाते हैं और बाकी जितने बचते हैं वो इंडिया के पास आ जाते हैं। अब ये सारी चीजें जितनी आसानी से मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे डिवाइड हो गए थे, इतनी आसानी से नहीं हुए थे। कुछ को लालच देके, कुछ को डंडे के जोर पे, बहुत ही मुश्किलों से इन प्रिंसली स्टेट्स को साथ में जोड़ा गया था। तो जब भी इन प्रिंसली स्टेट को जोड़ा जाता था तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन डॉक्यूमेंट है ये साइन कराया जाता था। इस डॉक्यूमेंट में मेनली वही सेम चीजें थी जो ब्रिटिशर्स के साथ जो अरेंजमेंट था, सेम वही अरेंजमेंट इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिखा गया था। डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन, इनको छोड़ के जो बाकी इंटरनल मैटर है वो राजा खुद देखेगा। बाकी फिर टाइम के साथ आगे चल के इनसे मर्जर एग्रीमेंट भी साइन करा लिया गया था, जिसमें इनकी जो रियासतें थी वो पूरी तरीके से इंडिया के साथ जुड़ गई थी। अब देखिए जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, छोटे बड़े जितने भी थे, सबका मैटर सॉल्व हो गया था, लेकिन 3 जगह पे आके बात फंस गई थी। और वो 3 जगह थी जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। और रीजन इसके पीछे यह था कि जूनागढ़ और हैदराबाद में राजा मुस्लिम था, लेकिन इनके स्टेट के अंदर जो मेजॉरिटी थी वो हिंदू जनता थी। ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर में राजा हिंदू था, लेकिन जो पॉपुलेशन थी उनमें मेजॉरिटी जो थी वो मुस्लिम्स की थी। और इन तीनों प्रिंसली स्टेट्स को अपनी तरफ करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज्यादा बहस चालू हो गई थी। जूनागढ़ का जो नवाब था महाबत खान रसूल खान जी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने स्टेट के अंदर जो दीवान रखा था वो शाह नवाज भुट्टो, इसको बनाया था। इसका जूनागढ़ से कुछ लेना देना नहीं था, ये कराची से था। तो जूनागढ़ के राजा के साथ साथ ये जो दीवान था इसका झुकाव भी पाकिस्तान की तरफ था। और फिर 15 अगस्त 1947 को जब जूनागढ़ की पाकिस्तान और इंडिया से जुड़ने की बात चल रही थी तो जूनागढ़ के निजाम और राजा ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ जाके मिलेंगे, और इन्होंने 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद, यहां भी इसी तरीके के डिस्कशन चल रहे थे, वो भी अभी आगे बताऊंगा। पहले जूनागढ़ का मैं बता देता हूं आपको। अब जूनागढ़ के राजा ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन वगैरह किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि एक तरफ तुमने ये कह के पार्टीशन करवा दिया कि हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते, और दूसरी तरफ जो हिंदू मेजोरिटी वाला स्टेट है उसको आप अपने में मिला रहे हो। वहीं जिन्ना का कहना था कि इस हिसाब से तो जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा हैं तो वो तो हमें मिलना चाहिए, इसलिए कश्मीर हमें दे दो। और फिर इधर से कहा जाता था कि इंडिया तो सेकुलर कंट्री है, यहाँ तो किसी भी रिलीजन के लोग रह सकते हैं। तो ये सारी बहस जब चल रही थी तो इसी बीच क्या होता है कि जूनागढ़ के अंडर में 2 रियासतें थी, मंगरोल और बवरियावाद। तो इनके जो राजा थे वो इंडिया के साथ मिल गए और पेपर वगैरह भी साइन करने लगे। और इसके बाद इंडिया ने आर्मी भेज के जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर लिया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जूनागढ़ का जो कनेक्शन है किसी भी तरीके की सप्लाई वगैरह पाकिस्तान से ना आ पाए। अब ये सारी चीजें देख के निजाम जो था वो डर गया था, वो जूनागढ़ छोड़ के सीधे पाकिस्तान भाग जाता है। और फिर इसके बाद ये डिसाइड होता है कि जूनागढ़ का क्या होना है इसका फैसला जूनागढ़ की जो जनता है वो करेगी। फिर 28 फरवरी 1948 को प्लेबिसाइड होता है और रिजल्ट में 99.95% वोट इंडिया के फेवर में आ जाता है, और इस तरीके से जूनागढ़ जो था वो इंडिया का पार्ट बन जाता है। और अब बात करते हैं हैदराबाद की। इसी टाइम पे हैदराबाद में भी इशू चल रहे थे। तीनों जो स्टेट है सेम टाइम पे इशू चल रहे थे। अब हैदराबाद में पॉपुलेशन हिंदू मेजोरिटी में थी, लेकिन निजाम मीर उस्मान अली खान का जो मन था वो ये था कि वो इंडिपेंडेंट रहे, और अगर मजबूरी में किसी कंट्री के साथ मिलना भी है तो पाकिस्तान से मिले। लेकिन हैदराबाद को अगर आप देखोगे तो वो इंडिया के बीचों बीच है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी। और इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता कि बीच में ऐसे कोई जगह होती जो पाकिस्तान बनी हुई होती। तो इंडिया की तरफ से बैक टू बैक बातचीत स्टार्ट होना शुरू होती है और काफी प्रेशर डेवलप होता है। तो निजाम क्या करता है कि वो 1 साल का टाइम मांगता है और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो होता है वो साइन कर लेता है। इसमें वो कहता है कि
1 साल तक वो जैसी सिचुएशन है वैसी रहेगी और उसके 1 साल के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हैदराबाद और इंडिया का कैसा रिलेशन रहेगा। और इंडिया इस पर्टिकुलर टाइम में बड़ी आसानी से ये चीज मान जाता है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में भी इंडिया फंसा हुआ था, तो वो पहले वहां डील कर रहा था। लेकिन हैदराबाद का जो निजाम था उसने इस 1 साल के अंदर पहले तो पाकिस्तान के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट किया, मतलब कई सारी डिस्कशन स्टार्ट कर दी उससे, और एक पर्सनल आर्मी भी बना ली इस पर्टिकुलर टाइम पे जिसको रजाकार बोला जाता था। ये आर्मी हैदराबाद से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में भी चली जाती थी और काफी मारपीट मचाती थी। हैदराबाद के कुछ नॉन मुस्लिम लोग जो थे उनको भी मारती थी। ये जो रजाकार आर्मी थी, इनका मानना था कि हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट देश बनना चाहिए। अब ये जो रजाकार आर्मी थी इतना ज्यादा परेशान कर देती कि इंडिया को सब कुछ छोड़ के हैदराबाद में अपनी आर्मी भेजनी पड़ती है। नेहरू जी आर्मी भेजने के बहुत खिलाफ थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जबरदस्ती आर्मी भेज देते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा जो हैदराबाद था वो कंट्रोल में आ जाता है और निजाम यानी कि मीर उस्मान अली खान इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था वो साइन कर देते हैं। और अब आते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे, जहां पे आर्टिकल 370 और 35A जो है इनकी कहानी स्टार्ट होती है। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर में क्या था कि करीब 77% पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम थी, और जम्मू एंड कश्मीर में क्या था कि टाइम टू टाइम जो राजा है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जनता के बीच में भेदभाव रखा। जब मुस्लिम राजा आया तो उसने हिंदुओं को दबा के रखा, और जब हिंदू राजा आए तो उन्होंने मुस्लिमों को दबा के रखा। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो राजा हरि सिंह थे उनके ऊपर भी ऐसे आरोप लगते थे कि वो हिंदुओं को फेवर करते हैं। एक स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 बनाया था राजा हरि सिंह ने, जिसमें एलिगेशन थे इनके ऊपर कि ये हिंदुओं को गवर्नमेंट जॉब में प्रायोरिटी देते हैं। तो इन सारी चीजों को लेके जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम्स थे वो प्रोटेस्ट वगैरह टाइम टू टाइम करते रहते थे, और सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ था वो ईयर 1931 में हुआ था। और इसी टाइम पे एक आदमी था शेख अब्दुल्ला वहां पे, जो अभी फारूक अब्दुल्ला है उनके फादर। तो ये राजा के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देते हैं कि राजा को हटाओ और डेमोक्रेसी लेके आओ। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ये चल रहा था कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर से नेहरू जो थे वो लड़ाई कर रहे थे, और सेम टाइम पे शेख अब्दुल्ला जो था वो कश्मीर के अंदर राजा के खिलाफ मुहिम चला रहा था, लड़ाई कर रहा था। और अपनी बात आगे रखने के लिए शेख अब्दुल्ला ने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम से एक पार्टी बनाई थी, जो आगे चल के सेकुलर दिखाना था उनको, तो उसका नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया था। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये अभी भी है। राजा को अपनी गद्दी बहुत प्यारी थी, इसलिए उसने कहा कि उसको इंडिपेंडेंट रहना है, उसको किसी से नहीं मिलना है। तो इसीलिए जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए तो राजा ने कहा कि ना तो उसको इंडिया से मिलना है ना पाकिस्तान से मिलना है, वो कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उसको साइन नहीं करेगा। नेक्स्ट डे कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन अटैक करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री नहीं भेजी, इसकी बजाय अनऑफिशियली एक पश्तून ट्राइब थी वहां की, उसको लड़ने के लिए भेजा ताकि पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम ना आए। पाकिस्तान ने इस साइड से अटैक करना स्टार्ट किया और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के लड़ाके यहां तक यानी कि श्रीनगर के बहुत करीब पहुंच गए थे, और कश्मीर के अंदर पहुंच के जो लड़ाके थे इन्होंने बहुत ज्यादा मारकाट मचाई। क्या हिंदू क्या मुस्लिम किसी को नहीं छोड़ा। अब इसके बाद ये लोग राजा हरि सिंह के एरिया में भी एंटर करने वाले थे, और राजा को समझ में आ गया था कि अब जम्मू एंड कश्मीर भी जाएगा हाथ से और उसकी जान भी खतरे में है। तो तुरंत वो इंडिया की तरफ मुंह करता है और इंडिया से मदद मांगता है। अब इंडिया का कहना था कि जम्मू एंड कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो साइन किया नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर अभी इंडिया का पार्ट तो बना नहीं है, तो हम मदद नहीं कर सकते। तो राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। तो ये सारी चीजें सेट होने के बाद अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया की सिख बटालियन कश्मीर में एयर ड्रॉप की जाती है, और ये जो पाकिस्तान के लड़ाके आए हुए थे इन्होंने जो एरिया कैप्चर कर रखा था इनको पीछे करना स्टार्ट करती है। अब ये लड़ाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में बदल गई। देखिए अब यूएन का रेजोल्यूशन आ चुका था, यूएन के हिसाब से पाकिस्तान को पीछे हटना था, फिर प्लेबिसाइड होना था, तो ये सारी चीजें यूएन ने मेंशन कर दी थी। लेकिन जब पाकिस्तान था वो तो पीछे हटा नहीं, और प्लेबिसाइड की जो बात थी वो तो जब तक पीछे हटेगा नहीं तब तक होगी कैसे। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि जब तक ये होता नहीं है तब तक जम्मू एंड कश्मीर चलेगा कैसे। इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है ये क्या होंगे उस टाइम पे। तो इसको लेके मल्टीपल डिस्कशन स्टार्ट हो गए थे इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में। तो तब तक के लिए टेम्परेरी प्रोविजन कुछ बना लेते हैं ताकि जम्मू एंड कश्मीर की प्रोग्रेस आगे होती रहे, इंडिया और जम्मू कश्मीर के रिलेशन जो है वो आगे बढ़ते रहे। और जब ये सारी बातें चल रही थी तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया भी आजाद हुआ था, इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जम्मू एंड कश्मीर के भी लोगों को ऐड कर लिया गया था ताकि जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया साथ में मिलकर चीजों को आगे बढ़ाएं और इसका कुछ सोल्यूशन निकालें। और इस पर्टिकुलर टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर जो था उसका खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और ना ही उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई थी। अब अगर आप जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है जो साइन हुआ था उसमें अगर 7th पॉइंट पे देखोगे तो इसमें लिखा है कि किसी भी कीमत पे
फ्यूचर में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं चलेगा, बस फॉरेन अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन जो है इसके मैटर पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सकता है, वो भी कंसल्टेशन के साथ। तो इस बात का सॉल्यूशन निकालने के लिए ये डिस्कशन स्टार्ट हो गए थे कि जो पॉइंट मेंशन है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में, इनकी भी वैल्यू रहे और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ प्रोविजंस हैं वो भी जम्मू कश्मीर में लागू हो जाए। और इस चीज का सॉल्यूशन गोपाल स्वामी अयंगर ने निकाला। इन्होंने एक टेम्परेरी और स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस किया और इसको इस तरीके से बनाया गया कि जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी भी बनी रहे और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन जो हैं वो भी जम्मू एंड कश्मीर में इंटीग्रेट हो।